यही बड़ा मकसद भी था। पाकिस्तान ने एक झूठा नैरेटिव, प्रोपेगेंडा सब कुछ फैलाया और इस झूठ से कुछ हद तक अपनी जनता को साधने में पाकिस्तानी सेना और सरकार कामयाब भी हुई। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की चाहे सेना हो, चाहे उनके सैन्य मुख्यालय हो, पाकिस्तान की सैन्य ताकत हो, सबको गहरा झटका ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई कार्रवाई में भारत ने दिया है। आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर दिया है और अब बारी है पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के और बिगड़ने की। भारत की इसमें कोई भूमिका नहीं है, पहले से ही पाकिस्तान इससे दो चार हो रहा था, लेकिन जब उसने युद्ध जैसी स्थितियां बनाने की कोशिश की आंतरिक राजनीति के चलते, तो इसके बाद में उसका खमियाजा उसे उन मोर्चों पर भुगतना पड़ा जिनसे वो पहले से जूझ रहा है। यानी बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, पीओके हो, हर जगह से आज़ादी की आवाज़ उठने लगी। बलूचिस्तान में तो आजाद बलूचिस्तान का नारा दे दिया गया, घोषित कर दिया गया कि बलूचिस्तान आजाद हो गया, और ऐसी ही मांग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी उठने लगी। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा संग्राम छिड़ गया है। बलूचों ने पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब आप और आपकी इंतजामिया और आपकी फौज सिर्फ और सिर्फ धमकी आवेज जो है ना, लहजे पे ही बात करते हैं। उनकी धमकी आमेज लहजा, उनकी तमाम ये रवैया इस बात का वाजिया सबूत है कि आप शिकस्त खा चुके हैं। एक तरफ बलूचों ने पाकिस्तान की पुलिस को खदेड़ना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मुनीर के कई सैनिकों को मिट्टी में मिला दिया। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. चीन के चक्कर में पाकिस्तान अपने ही चक्रव्यूह में फंस चुका है। वहीं बलोच नेता मीर यार ने तो आजाद बलूचिस्तान का ऐलान कर दिया है। मीर यार बलूच ने कहा कि बलूचों का फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। दुनिया अब मूक दर्शक नहीं रह सकती, इसलिए भारतीय बलूचों को पाकिस्तानी न कहें। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। बलूचिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला कर लिया है। बलूचिस्तान ने अपना मुस्तकबिल खुद तय करने का फैसला कर लिया है। वहीं भारत का कड़ा संदेश है कि बात होगी तो पीओके पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। ये सोच आज भी बरकरार है, क्योंकि बलूचिस्तान अपने अलग वजूद का ख्वाब देखता है, भारत के साथ दोस्ती की बात करता है। जिस तरह का माहौल है उससे ये तय है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बेशक सीज फायर हो गया, लेकिन मैंने हमेशा कहा है ये सीज फायर जो है ये एक टैक्टिकल पॉज, जैसा कल हमारी बातचीत के दौरान एक बड़ा महत्वपूर्ण ये एक फ्रेज आया था, टैक्टिकल पॉज है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान की असली मुसीबतें शुरू होती हैं। बलूचिस्तान में तो आज़ाद बलूचिस्तान घोषित कर दिया गया है। आइए इस पर बातचीत करते हैं। बड़ा शानदार पैनल मेरे साथ मौजूद है। अचल मल्होत्रा जी पूर्व राजनयिक हैं और इस मामले के बड़े अच्छे जानकार हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अचल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी भट्ट मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अश्विनी भट्ट लगातार हमें कश्मीर की स्थितियाँ हों, बलूचिस्तान की स्थितियाँ हों, इनसे अवगत कराते रहे हैं। उनका गहरा अध्ययन। और इसी तरह सूर्य प्रकाश तिवारी जी, जो कि आईजी बीएसएफ रह चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर उन्होंने काफ़ी जानकारियाँ भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को दी हैं। तिवारी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अचल सर, शुरुआत आपसे। सबसे पहले एक देश अलग, मतलब बलूचिस्तान अलग हो जाता है, वहाँ पर इस आज़ादी की मांग तो जब से पाकिस्तान अलग हुआ तब से उठती रही है, लेकिन अभी के हालात कैसे अलग हैं और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के स्तर पर एक देश का अलग होना ये कैसे सामने आता है, और क्या पाकिस्तान में वो डिसिसिव वाला समय बलूचिस्तान को लेकर आ गया है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं। जैसा आपने कहा, बलूचिस्तान काफ़ी समय से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और पाकिस्तान से वो बिल्कुल रिलेट नहीं करता। ऐतिहासिक कारण है इसके। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा होना नहीं चाहता था। अभी हालात काफ़ी एडवर्स हैं, मतलब पाकिस्तान में चूँकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो बालूच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनकी फेवर में जाते हैं।
पाकिस्तान कमज़ोर है, इस पर टीटीपी भी अपनी तरफ से अटैक कर रही है, अफगानिस्तान के साथ उसका फ्रंट खुला हुआ है। तो जैसे कहते हैं कि अगर दुश्मन कमज़ोर है तो वो सबसे बढ़िया समय होता है उस पर स्ट्राइक करने का। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत सारी अड़चने हैं बालूचिस्तान के सामने। बालूचिस्तान नेशनल आर्मी आज की तारीख में जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऐसे ही कुछ दूसरे देशों की तरफ से प्रोस्क्राइब्ड है, यानी उन्होंने इसे आतंकी या टेरर सेटअप बताया हुआ है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो काफ़ी इंटरेस्ट बालूचिस्तान में भी है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को भी किसी हद तक सपोर्ट करता है। जब वो अपनी अफगान तालिबान के खिलाफ जब लड़ रहे थे तो उन्हें वहाँ के बेसिस चाहिए थे, आज भी चाहिए, सेंट्रल एशिया पे नज़र रखने के लिए, अफगानिस्तान पे नज़र रखने के लिए, ईरान पे नज़र रखने के लिए। तो किस हद तक वो मुश्किलें खड़ी करेगा वहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, खास तौर से अमेरिका, उनके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने में। वरना तो देखिए अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उन्हें अभी भी नहीं मिली है। तो आने वाले समय में क्या होगा ये देखना पड़ेगा। बहरहाल हालात ऐसे हैं ज़रूर। हालांकि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे ये तो मैं काफ़ी समय से सुन रहा हूँ, जब से मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी। अब तो मुझे रिटायर हुए भी कुछ साल हो गए हैं। बट परिस्थितियाँ बदलती हैं, जब परिस्थितियाँ बदलती है तो कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये मैं थोड़ा सेंसिटिव इशू उठा रहा हूँ कि ये अगर प्रोसेस वहाँ आज़ादी की शुरू हुई है तो क्या हम तैयार हैं इसको एस्केलेट करने के लिए। सारे ऑपरेशंस ऑब्वियसली कोवर्ट होंगे, छुपके ही होंगे, खुल के तो कोई नहीं होगा। हाँ, बट मिनिमम हम क्या कर सकते हैं जो पाकिस्तान करता है। हम बलूचिस्तान के लिए पॉलिटिकल मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट अनाउंस कर सकते हैं। मैंने कई बार देखा जब हम बाहर के देशों में होते थे, पाकिस्तान का जब नेशनल डे होता था तो पाकिस्तान के राजदूत बार बार कहते थे कि हम कश्मीरी जो मूवमेंट है, सो कॉल्ड मूवमेंट, उसको हम पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट देते हैं। तो इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, लेकिन इसकी आड़ के पीछे फिर बहुत कुछ किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि क्या हम उस स्थिति में हैं, क्या हमें आज ये पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं कि हम बालूचिस्तान को कह दें सरेआम पब्लिक को, पूरे विश्व को, कि हम इसके पीछे खड़े हुए हैं। मैं आपसे कुछ और तकनीकी पहलुओं पर बात करूंगा, क्योंकि आपने जो बात की, एक तो आपने मुझे एक लिविंग लाइफ एग्जाम्पल दे दिया, आपने अपना एक जब उदाहरण रख दिया कि आप सर्विस में तब से सुन रहे हैं, और यही मेरे जहन में सवाल आ रहा था, तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपने रख दिया कि ये बड़े लंबे समय से बात चल रही है। एक दूसरा एग्जाम्पल अश्विनी भट्ट हैं, उन्होंने मेरे कार्यक्रम पर कई बार कहा है कि भारत को एक एम्बेसी यहाँ पर खोल देनी चाहिए बलूचिस्तान। मैं उसके भी टेक्निकल पॉइंट्स पर आपसे बात करूंगा, लेकिन अश्विनी भट्ट जी, अभी आपने सुना जो सर कह रहे हैं, अचल सर ने जो बातें रखी हैं, इन पर एक तो आपका व्यू चाहूंगा, और दूसरा बलूचिस्तान में ये कह देना कि हम आज़ाद हैं, तो उन्होंने कई बार प्रयास किया है। वर्तमान हालात ने उनका ये जो आंदोलन है, आज़ादी की लड़ाई है, इसको आप कितना देखते हैं कि कितना तेज हो चुकी है? नमस्कार। देखिए, बलूचिस्तान को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जो बलोच है, बलोच, उनका डेफिनेशन, हु आर बलोच, अगर आप किसी भी बलोची से पूछे, बलोच बोलता है कि वो 5000 साल की सिविलाइजेशन है उनकी। वो 5000 साल से वो बलोच है बाय सिविलाइजेशन, बाय बर्थ। 1400 साल से वो मुस्लिम है बाय फेथ, और पिछले 77 साल से वो पाकिस्तानी है बाय फोर्स, बाय सब्जुगेशन। तो ये डेफिनेशन है बलोच की। नाउ हम बलोचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, और आपको आश्चर्य होगा ये जान के, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना खान ऑफ कलात के लॉयर थे। वो बलोचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे एज अ लॉयर, प्लीडिंग देयर केस अगेंस्ट ब्रिटिश। और आप ये देखिए धोखेबाजी और ट्रेचरी और डिसीट की आप इंतहा देखिए कि जो वो लॉयर था, जब उनको इंडिपेंडेंस मिली बलूचिस्तान को 12 अगस्त 1947 में,
विद इन 277 डेज, 277 दिन के अंदर उन्होंने कंपेल किया जिन्नाह ने बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाने के लिए। और जब खान अफ कलात को उन्होंने वर्गला के, क्योंकि जब वो पहाड़ियों पे गए थे, जब वो फ्रीडम स्ट्रगल अपना चला रहे थे, कुरान की कसम खा के, कुरान शरीफ की कसम खा के उनको जब उनके पूरे समूह को नीचे लाया गया और कि आपको हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देंगे, आपको हमें आपको आपके अधिकार देंगे, आप आइए हमारे साथ नेगोशिएशन टेबल पे आइए, उनकी पूरी फैमिली को, उनके बच्चों को और उनके पूरे समूह को उनके सामने टांग दिया गया। और जब फिर उनको पूछा गया कि इसमें से आपके बच्चे कौन से, तो ये गैरत होती है। और एक 80 साल के खान अफ कलात ने बोला था ये सब मेरे बच्चे हैं। और फांसी, ये बच्चा ये जो गैरत है उनकी, ये बच्चा वहां का बोलता है। जब फांसी के टाइम पे एक बलोच की जब मूंछ थोड़ी सी, जब आपकी गर्दन से आपको जब टांगा जाता है, तो उस स्ट्रगल में, सांस के लिए जब स्ट्रगल करता था, एक बलोच जो फाइटर था उसकी मूंछ जो है वो नीचे, थोड़ी सी नीची हुई। वो 80 साल के खान अफ कलात ने उनकी मूंछ ऊपर करके बोला कि बलोच मरते हुए भी उसकी मूंछ जो है, दैट इज बलोच फॉर यू। ये है बलोच। और ये हम भूलते हैं। और आज के टाइम पे पिछले 77 साल से इतनी बार उनको धोखा मिला। और रिसेंट जो उनका था बुख्ती, मोहम्मद खान बुख्ती, 2000 में मुशर्रफ ने उनके, हम जो बोलते हैं सिटीजन राइट्स, गनशिप अपने लोगों पे फाइटर गनशिप लगा के उनको जो मारा है वहां पर। तो हमें, आप थोड़ा इतिहास में अगर हम जाएं, देखिए अलेक्जेंडर को खाली एक तीर लगा था और वो बलोचों का तीर लगा था। और वो जब तक मरते दम तक उस तीर का जख्म लेके मरा है वो। तो हमें बलोचों को, अगर हमें ये अगर हमें मिसकंसेप्शन हो कि हम बलोचों को लड़ाई करना सिखाएंगे या आम सिखाएंगे, ये मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत बार बोला है। बांग्लादेश जब हमने अलग किया तो बंगालियों को हमें ना ही हमें उनको, पहले तो हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ी, उनको हथियार देने पड़े और उनको डिप्लोमेटिक और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ा। आज की डेट में आपको हथियार बलोचियों को देने हैं, ना आपको उनको जो है लड़ना सिखाना है, वो उनके खून में है। बलोची जो है वो बाय बर्थ ही इज अ वॉरियर। आपको उनको खाली डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। और आज की डेट में इट इज अबाउट टाइम, ये मैंने बहुत बार आज आपके शो में भी बोला है, इट इज अबाउट टाइम। अब जो पावर शिफ्ट है, पहले हम वियना की बात करते थे, पहले हम यूरोप की बात करते थे, दैट पावर शिफ्ट हैज शिफ्टेड। और ये हमने पिछले 3.5 दिन जो एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेट थी पाकिस्तान, घुटने पे आके, जो अपने अब्बा के पास यहाँ पे अमेरिका दौड़ते दौड़ते भागा और घुटने पे आके माफी मांग के और हमारे पैरों पे पड़ा। ये हमारा आज, ये तो खैर मैंने अश्विनी जी इसको ऐसे आज समझा, हमने आज बातचीत कर रहे थे कि एक फेक नैरेटिव अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए, अपनी जनता को अपने समर्थन में लाने के लिए एक प्रयास किया गया। कुछ हद तक वो झूठ परोसने में कामयाब रहे, लेकिन इसका खमियाजा, इसकी कीमत बड़ी गंभीर भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि अब जो समस्याएं चल रही थी वो पूरी तरह से पाकिस्तान के सामने होंगी, उसमें बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तिवारी सर, ये बताएं आप कि मिलिट्री ऑपरेशंस जब इस तरह के होते हैं, ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान ने जो हमले करने की कोशिश की उस पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की, इस तरह के मिलिट्री एक्शन के बाद में इंटरनल हालात पर आपकी टिप्पणी क्या होगी, खासतौर पर बलूचिस्तान पीओके में जो अंदरूनी क्रांति उठी हुई है, आंदोलन उठे हुए हैं या पाकिस्तान से आजादी की मांग उठ रही है, उसको लेकर अब हालात कैसे होंगे? अभी जैसे आपके प्रोग्राम से चल रहा, अभी भट्ट साहब ने बहुत बढ़िया डिटेल में बताया उनका इतिहास, और मल्होत्रा जी ने देश के राजनयिक संबंध कैसे होते हैं, गवर्नमेंट को क्या डिसीजन दिया उसने किया। मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हमारा चल रहा था, जिस तरह आप सिंदूर चला, उस समय जब लड़ाई लगती थी, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार जो कहावत है, उस समय जब बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के एक प्रांत में, एक फ्रंट पे पाकिस्तान को शिकस्त देनी शुरू की, पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया कि पाकिस्तान वहां की जो भी डिप्लॉयमेंट है उसको पूरी तरह थिन आउट करके अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं लगा पाया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी जी। तो उनका बलूच का जो रेजिस्टेंस था वो इनडायरेक्टली हमको, हमारे ऑपरेशन में अगर हमारा फर्दरेंस होता ऑपरेशन का, या हमारा ऑपरेशन और प्लान होता,
फोर्सेज डिप्लॉय होती तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका देते इन द टर्म्स ऑफ दी मैन पावर रिसोर्सेज जो काफी कुछ उनका वेस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉय करता। दूसरी चीज, ऊपर से जो अफगानिस्तान के साथ उनके TDF एंड पार्टी लगी हुई है, उसके साथ भी उनका जो भी डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के ऊपर चल रहा था, तो इस दौरान कहते हैं ना कि फेसिंग दी ट्रबल्ड वाटर, तो इस समय हमारे बहुत अनुकूल चीजें थी। उधर से उनका अफगानिस्तान और TDF का, इधर बलूचिस्तान का अगर इस तरह आक्रमण चलता रहता तो हमारे साथ पाकिस्तान फौजों को एक दो फ्रंट में बांधने में बहुत कुछ फोर्सेज इधर इन्वॉल्व कर देती। अब रही बात, जैसा मल्होत्रा जी ने कहा कि भारत सरकार को ये निर्णय लेना है कि उनको पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल या कल्चरल जो भी सपोर्ट होता है, आर्म सपोर्ट तो नहीं कहा जा सकता, देना है या नहीं देना। मेरा एक सबमिशन है, इसी से मैं शुरुआत भी करूंगा, इसी से मैं आऊंगा भी। पहले मुझे ये बताएं कि डिप्लोमेटिक कदम क्या हो सकते हैं बलूचिस्तान को लेकर। नहीं, मैंने जैसे पहले कहा, एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि उसको हम ओपन सपोर्ट दें। बहुत ब्रीफली आपको याद दिला दें, 2015 में लाल किले से प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का एक जिक्र किया था हल्का सा, काफ़ी खलबली मची थी उसके बाद। शायद उसके बाद 2017 में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि जिनेवा में बलूचिस्तान ने हमारे को कांटेक्ट किया था, हमारी एम्बेसी को, और उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी कि वो न्यू दिल्ली में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलना चाहते हैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे आइडिया नहीं है जी। मैंने आपको जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बताया वहाँ का। बलूचिस्तान की जो मूवमेंट है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को बल्कनाइजेशन करने में मदद करेगी, लेकिन वहाँ किस किस का इंटरेस्ट है? यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट है, वो मैंने पहले बताया। वहाँ चाइना का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। आप जानते हैं कि ग्वादार पोर्ट तक का जो रास्ता है वो बलूचिस्तान से ही होके जाता है। तो इतनी बड़ी फोर्सेस, और ये जो बलूचिस्तान नेशनल आर्मी है उसको कम से कम यूनाइटेड स्टेट्स और यूके ने तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। तो अगेंस्ट हमारा जो रेजिस्टेंस, अगर हम खुल के सामने आते हैं तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ेगा फ्रॉम डिफरेंट फोर्सेस। और चाइना भी इतनी आसानी से अपने जो उसके जियोग्राफिकल, नेशनल, मिनरल, दूसरे दुनिया भर के इंटरेस्ट है, USA के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, तो इन सब चीज़ों को जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा कि भाई इसको ओपनली हमने अपनी सपोर्ट डिक्लेयर करनी है या नहीं करनी है, उनको यहाँ लियाज़न ऑफिसर खोलने देना है या नहीं खोलने देना है। दलाई लामा की बात अलग है, वो एक ऐतिहासिक बात है। वहाँ से रेफ्यूजीज आए, उन्होंने यहाँ अपने को इस्टेब्लिश भी किया, उनकी एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी है यहाँ पे। एक बार म्यांमार के केस में भी ऐसा हुआ था। आंग सान सू की के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो यहाँ हमारे यहाँ रह रहे थे। इनफैक्ट NDA की सरकार के टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर के घर में उनके कुछ लोग रह रहे थे। तो देखने वाली बात है कि किन हालात पे क्या डिसीजन लिया जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। हमें ये करने से कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या फिर हम वहाँ की सिचुएशन को कोई दूसरे तरीके से एस्केलेट कर सकते हैं अपनी एडवांटेज। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया विल रश इनटू एनी डिसीजन की। मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम समझ रहे हैं। उतना नहीं समझ सकते क्योंकि आपने तो ये कार्य किया है, आप बहुत महत्वपूर्ण पोजीशंस पर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन हम ये जानते हैं कि भारत ने जब मिलिट्री कार्रवाई थी उसमें बड़ा सोच विचार किया है। तो हम जब तोल मोल कर चलते हैं हर चीज़ को, तो फिर बलूचिस्तान के मामले में हम सीधे घुसें जैसी स्थिति एकदम डायरेक्ट कैसे दिखाई देगी? उसमें डिप्लोमेटिक कदम क्या हो सकते हैं, उस पर जाहिर तौर पर हम विचार कर रहे होंगे। समय तो है, लेकिन क्या किया जाएगा वो आने वाला समय बताएगा। तिवारी सर, मिलिट्री ऑपरेशंस की हमेशा बात होती है क्योंकि वहां पर अल्टीमेटली जरूरत हथियारों की है और भारत इसका पक्षधर नहीं रहा है। फिर भी वर्तमान हालात में आपकी टिप्पणी एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। देखिए, अभी माहौल जो है उसमें बहुत कुछ खुल के बोलना नहीं है, लेकिन एक इंडिकेशन मैं आपको ये दूंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले जब आप YouTube देखिए तो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का एक स्टेटमेंट था कहीं बहुत पहले का कि अगर तुम अगला मुंबई करोगे तो बलूचिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो इंडिया को क्या इंडिया कर रहा है क्या नहीं, ये डिस्कशन का इशू नहीं है, और भारत सरकार की क्या नीति होगी नहीं, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा मैंने आपको कहा कि बलूचिस्तान को बॉइलिंग पॉट पे रखना भारत के सामरिक हित में है।
अब उस हित को भारत सरकार किस ढंग से देखती, जैसा कहा कि जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट क्या होंगे। सीपैक ऑलरेडी चल रहा है जहां पे ऑलमोस्ट $65 बिलियन चाइना का स्टेक पे है। जैसा बताया गया कि अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ईरान का है, अफगानिस्तान है, इराक का भी पहले इन्वॉल्वमेंट होता था, वहां पे ये माना गया था कि इराक उनको लॉन्ग बैक हथियार सप्लाई करता है। तो ढेर सारी कंट्रीज का वहां स्टेक है। तो अगर उनको ये बांग्लादेश की माहौल नहीं है कि गवर्नमेंट ने जेल बना के उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना के जिस तरह से भारत सरकार ने किया, वैसा इमीडिएट संभव नहीं लग रहा है। हाउएवर आगे चल के भारत सरकार की क्या नीति होती है, पाकिस्तान में क्या तब्दीली आती है सीज फायर के बाद, जो कहना बड़ा असंभव सी बात है। बट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं सोचता हूँ कि उनका पार्ट को बॉयलिंग रखना चाहिए। कैसे रहते हैं वो खुद कर लेते हैं, या उनको मॉरल सपोर्ट या सपोर्ट कुछ और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया जा सकता है, ये भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। जी, आज अचल सर आप भी सुनिएगा, तिवारी सर आप भी सुनिएगा। आज आप जब अश्विनी भट्ट जी को देख रहे हैं, ये टेलीविज़न पर बड़े काफ़ी चर्चित चेहरा रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविज़म पर बहुत बोलते रहे। जब स्टूडियो में आए तो मैंने अचानक से इनको कहा, मैंने कहा अरे आज तो आप तिलक वगैरह लगा कर आए हैं। तो इन्होंने बड़ा गंभीर जवाब दिया, और वो गंभीर जवाब मैं चाहूँगा कि ये रखें, क्योंकि ये कश्मीरी एक्टिविस्ट का एक इस तरह का सांकेतिक रूप से इन्होंने एक चीज़ को रखा है जिसको अब ये धारण करते हैं, और उसका मकसद ये खुद बताएंगे। जी अश्विनी जी। देखिए प्रवीण जी, अभी पहलगाम नरसंहार में हमारे जो भाइयों को उनका धर्म पूछ के, जो आतंकवादी हैं उनको उनका धर्म पूछने की ज़रूरत पड़ी कि आप हिंदू हैं कि नहीं हैं। तो आई एम वेयरिंग इट ऑन माई स्लीव, सो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू शूट मी कैन शूट मी। मुझसे धर्म पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो इसका और उस दिन से आज तक मैं हर दिन जो है आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं तिलक लगा के ही घर से निकलता हूँ। तो ये तो मेरी ओर से श्रद्धांजलि, सांकेतिक श्रद्धांजलि कह सकते हैं आप, हमारे पहलगाम के जो हमारे शहीद हुए हैं, जो नरसंहार में जो हमारे भाई जो हैं जिन वीरगति को जो प्राप्त हुए हैं। और दूसरा इसी से रिलेटेड मैं बोलता हूँ, मैं प्रवीण जी आपके साथ बहुत सारे डिबेट्स में बलूचिस्तान पे मैं बहुत मुखर रहा हूँ। उसका एक रीज़न है, बलोची भी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी डीप स्टेट के सताए हुए हैं, और मेरा जो पलायन, जो कश्मीरी समाज, कश्मीरी हिंदू समाज का जो पलायन है पिछले 35-36 साल से, उसके पीछे भी सेम एनिमी है विच इज़ द पाकिस्तानी आर्मी एंड डीप स्टेट। सो ये बलूचियों के साथ मेरा आप कह सकते हैं एक इमोशनल कनेक्ट है, और मैं चाहता हूं कि वो बिल्कुल जो है उनको उनके चंगुल से उनको भी आज़ादी मिले, और वो उनको भी निजात मिले उस चंगुल से। जी अचल सर, ये तो हम जानते हैं कि अब हालात बहुत बदलेंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन होता है इसको आप और थोड़ा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम जानते हैं कि दुनिया भर में ऐसा कोई देश नहीं है, पहले सबने कंडेम किया, ये बहुत बुरा हुआ, संवेदनाएं साथ में, भारत को करना चाहिए एक्शन, लेकिन हम फिर देखते हैं सब अपने अपने स्वार्थ से वहाँ पीछे से टेका लगाने के लिए आ जाते हैं, सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। अब जियोपॉलिटिक्स कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे समीकरण उलझे हुए हैं जिसमें अलग अलग देखा जाए तो अमेरिका के अपने स्वार्थ हैं, चीन के अपने स्वार्थ हैं, बाकी देशों के भी अपने अपने स्वार्थ होते हैं। क्या इस सब के बीच में भारत अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को रिवाइज करने के बारे में विचार करेगा वर्तमान समय में? नहीं, भारत ने ऑलरेडी अपनी पॉलिसी डिसाइड कर ली है, कई साल से कर ली है, और इसको आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। और इसका खुल के प्रदर्शन हमने किया था रशिया यूक्रेन वॉर में, जब हम पे प्रेशर डाला था कि हम रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल नहीं खरीदे। तो हमने खुल के कहा था कि भाई देखो, आप जो लड़ाई लड़ रहे हो यूरोप की लड़ाई है, हमें एनर्जी चाहिए, वी आर एनर्जी डेफिशिएंट, और हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पहले देखना है। आप आपस में जो मर्जी डिसाइड करो, सैंक्शंस लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो आज की तारीख में हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यानी हम करेंगे अपनी मर्जी से, जो हमने सोचा है हमने करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेरे हिसाब से काफ़ी पैरालिटिक है, उसमें कुछ पैरालिसिस की सिचुएशन में ही कह सकते हैं, इनइफेक्टिव है। बट जब हमने हम पे अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, हमने सबको ब्रीफिंग दी, एक माहौल बनाना ज़रूरी होता है। और आपने देखा कि ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो थी इस बात को लेके थी कि आतंकवाद के खिलाफ जो कुछ भी कदम उठाने चाहिए वो उठाए जाए, और किसी की तरफ से इस बात पे चू नहीं थी कि भारत ने
उन पे टारगेट किया उनके टेररिस्ट कैंप्स को। इस बात को लेके मुझे तो कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। कोई इक्का दुक्का कंट्रीज, अगर टर्की और अज़रबैजान की बातें छोड़ दीजिए आप, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है कि सब अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि भैया एस्केलेट नहीं करो, आप दोनों न्यूक्लियर पावर हो और रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल सेफ्टी, ये वो सबके चलते हुए आप कोशिश करो कि बातचीत से हम सुधार लें बात को, इसको संभाल लें। इनफैक्ट ये पॉलिसी हमारी भी रही है। अगर हम बाहर के कॉन्फ्लिक्ट्स की कभी हम कमेंट करते हैं तो हमने भी एक न्यूट्रल ये अप्रोच रखी है हमेशा। हम भी यही कहते हैं कि ये जहाँ तक हो सके डिफरेंसेस को डिस्प्यूट नहीं बनने दो। अगर डिस्प्यूट बन जाते हैं तो फिर उन्हें बातचीत से सुलझाने की कोशिश करो। हालांकि पाकिस्तान के केस में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो तो सालों साल से हमने कई बार ये करके देख लिया। अक्सर ऐसा हुआ कि बहुत हम नज़दीक पहुंच गए, बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव फैसले होने ही वाले थे सिविलियन गवर्नमेंट्स के बीच में, तो आर्मी और जो इस्टेब्लिशमेंट, जिसे डीप स्टेट के नाम से हम कहते हैं, वहाँ आर्मी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, और वहाँ का फंडामेंटलिस्ट जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस है, वो नहीं चाहती कि भारत के साथ संबंध अच्छे बने। तो उन्होंने हर बार कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम कर दिया जिसे कहते हैं कि बैक टू स्क्वायर वन। सारा जो एफर्ट्स थी वो सारी उसमें बह गई पानी में। जी। तो पाकिस्तान के केस में ये नहीं है। सारांश में ये कहूँगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही क्लियर है इस मामले को लेके। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो होगा हम करेंगे, और वो हमने कर दिया। अगर हम पे पहले कोई प्रेशर भी डालता कि भैया आप अटैक नहीं करना, आप टेररिस्ट, जैसे आप कह रहे हैं कि हम सबक सिखाएंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि हम किसी भी प्रेशर में नहीं आने वाले थे। हाँ, उसके बाद चूंकि हमारी अप्रोच ही यही थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव है एक बहुत बड़ा मैसेज देना, मल्टीपल मैसेजेस। इनफैक्ट पाकिस्तान को ये बताना कि हम आपके देश में कहीं भी किसी भी कोने में आके अटैक कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। आप आतंकवादियों को कहीं भी छुपा लोगे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे, नंबर वन। दूसरा, हमें करके दिखाना था, जो हमने करके दिखाया। जी। हमने करीब 100 टेररिस्ट मारे, जिसमें काफ़ी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी थे। उसके बाद हमारी अप्रोच यही थी कि हम राइट टू डिफेंड और राइट टू रिस्पॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, और हमने इस बात का अंदाजा तो था पाकिस्तान ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, और वही हमारी अप्रोच रही है। तो अभी भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुल के कहा कि ये ठीक है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन ये एरा ऑफ टेररिज्म भी नहीं है, आतंकवाद का भी युग नहीं है। अगर युद्ध का युग नहीं है तो आतंकवाद का भी युग नहीं है। तो ये भी हमारी पॉलिसी क्लियर करता है। जी। अब बात ये है कि पूरी दुनिया इस बात पे तो सहमत है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, लेकिन हास्यप्रद बात क्या है कि पिछले 25-30 साल से इंटरनेशनल कम्युनिटी टेररिज्म की डेफिनेशन पे ही नहीं एग्री हो पा रही है। अब आप इसी को सोचिए। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक है, आज मुद्दा हमने उठाया भी इसको। गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट आ जाते हैं। जी। जो टेररिस्ट आपके खिलाफ काम कर रहा है तो वो तो बैड टेररिस्ट है। हाँ, मैंने जैसा कहा ना कि एक तरफ तो आप आ गए कि हाँ बहुत गलत हुआ, ये भारत को एक्शन लेना चाहिए, और दूसरी तरफ आप उनको बचाने के लिए भी आ जाते हो। खैर, मैं तिवारी सर के पास जाऊं उससे पहले, अचल सर, अगर आप अपने फॉरेन अफेयर्स जर्नल में इस बलूचिस्तान के मसले पर लिखते तो आपका क्या हेडर होता, क्या टाइटल, क्या विषय रखते आप? देखिए, हमारे फॉरेन अफेयर्स जर्नल में नॉर्मली हम इंडिया बलूचिस्तान, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव बीच में डाल के लिखते हैं। तो जाहिर है वहाँ की इंटरनल सिचुएशन के बारे में हम बात करते हैं। फिर उसके बाद यही सब जितने भी मुद्दे अभी हमने प्रोज एंड कॉन्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या भारत को खुल के बलूचिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर हम करते हैं तो उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या हम ये एक इस मुद्दे पे काम करके अमेरिका और यूके और दूसरी वेस्टर्न पावर्स के साथ बिना बात के, मतलब ये है कि हम अपना मतभेद पैदा करें, और इसमें क्या हमें उससे फ़ायदा जो होने वाला है वो ठीक रहे, क्या वो प्रोपोर्शनेट बेनिफिट रहेगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर यही जो सिचुएशन वहाँ चल रही है चलने दो, और उसे कोवर्ट ऑपरेशंस के साथ अगर हम किसी तरीके से इसे एक्सकलेट कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए सिद्दत बना रहे। बेसिकली ये हमारा मॉरल एथिक्स में है नहीं है कि हम किसी की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करें अपनी एडवांटेज के लिए। बट
ये एक बड़ा सवाल होगा, क्या समय आ गया है भारत खुलकर बलूचिस्तान के साथ खड़ा हो? That's the इसको सवाल होगा। point. इसीलिए मैंने पूछा जर्नल में जब लिखते, क्योंकि यहाँ पर आपने पूरी एनालिसिस को रखा, संक्षेप में वो पॉइंट्स रख दिए, उनकी डिटेलिंग में कोई भी जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसके नफे नुकसान का आकलन करेंगे। बात सिर्फ इमोशन से नहीं चलती है कि बलूचिस्तान को अलग कर दो, इसको अलग कर दो, हमला कर दो, इससे बात नहीं होती है। ये सब देखना पड़ता है कि संभावनाएं क्या है, नुकसान क्या है, फायदे क्या है। तिवारी साहब, अब आते हैं पीओके वाला जो मसला है, क्योंकि आप थोड़ा बॉर्डर को और समझा पाएंगे। हम जानते हैं कि अब मामला जो है वैसा नहीं रहा जैसा ऑपरेशन सिंदूर के या पहलगाम के पहले कहना चाहिए। पहलगाम के पहले जो स्थितियां थी उससे अब पाकिस्तान जो है अपनी हदों को पार कर चुका है। आपको लगता है कि भारत अब सीमा पर रहते हुए, क्योंकि सीमा पर हम जानते हैं कि किस तरीके से एस्केलेशन चलता रहता है, पाकिस्तान की तरफ से कई बार सीज फायर का उल्लंघन होता है, आम दिनों में भी होता है, अब भारत की जवाबी कार्रवाई और तैयारी के बारे में आपकी राय क्या है? मैंने कहा जो पीओके का मसला जिस जोर शोर से उठा था, और अभी प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है कि बात केवल पीओके पे होगी, तो बातचीत कब होगी और उसके साथ साथ हमारे मिलिट्री ऑप्शंस क्या होंगे, वो दोनों को एक साथ चलाना पड़ेगा। क्योंकि पीओके आज का मसला नहीं है, पिछले कई सालों से, जब से भारत आजाद हुआ तब से चल रहा है। तो उसके लिए ढेर सारी फोर्सेज की नीतियां हैं, ढेर सारे उनके ड्रिल्स हैं, ढेर सारे उनके स्ट्रेटजीज हैं। हर सिचुएशन के लिए सिचुएशन बेस्ड हमारी तैयारी है, और आर्मी हमेशा तैयार रहती, समय समय पर ढेर सारी एक्सरसाइजेज होती रहती हैं पीओके को लेके, और उसमें तैयारी में कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैं देखता हूं कि पीओके का मसला भी चलेगा, क्योंकि अगर आप उसको अटैक करके या उसको कैप्चर करने की आपकी नीति होती है तो ठीक है, आपको 10-15 दिन जो भी प्रोलॉन्ग ऑपरेशन होता है उसमें आप करके उसका निवारण कर सकते हैं। लेकिन क्या भारत जब पीओके में जाएगा तो सीपेक का जो रूट बन गया है हमारे ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू, क्या चाइना शांत बैठेगा? क्या चाइना के जो $65 बिलियन या उससे ज्यादा की पैसे वहां लग चुके हैं, क्या चाइना का जो अपना ऑयल ट्रांसपोर्टेशन रूट को कम करने का उसका इरादा है कि 12,000 किलोमीटर जो लोग घूम के जाता है उसको 2400 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या उसको वो एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या ग्वादर एयरपोर्ट जो 2006 से चाइना ने उसको लेके डेवलपमेंट कर रहा, फर्दर करता जा रहा है, वो चाइना उसको छोड़ देगा? तो ये सब चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी चीजें आपको देखना है कि जो बाकी पावर्स है हमारी, वो क्या हमको फ्री रन देना चाहेंगे? क्या हम इतने बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशन में पूरी तरह कब्जा करें, पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें, चाइना के इंटरेस्ट को अनदेखा कर दें, और हमारी सीधी जो है एक्सेस जो है सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान से बन जाए? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन होगा। तो मुझे अभी तत्काल कोई उसका मिलिट्री ऑप्शन नहीं देखता। हाउएवर जो मेरा अनुभव है बॉर्डर पे और एलसी पे ऑपरेट करने का, ये हमारे सीज फायर वायलेशन होते रहेंगे, एलसी पे गोलीबारी चलती रहेगी, रुक रुक के, थोड़े दिन का रुकना होता है। जब भी आप देखिए 2003 के बाद से जब से मेजर सीज फायर हुआ था, उसके बाद से लगातार ऑपरेशन चलते रहे। इवन 2022 में मोर देन 500,000 बार जो है वायलेशन होता है। वहां तो ये रूटीन बन गया है, वहां के लिए न्यू नॉर्मल है कि आपको फायरिंग होना ही है, थोड़े दिन के लिए पीस हो जाती है, ठीक है, पर वो फोर्सेज के लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हम उससे एट्यून्ड है, वी आर ट्रेन्ड, हम उससे, हमारा एडाप्टेशन है, हमारा रेजिलेंस है, हम उसी तरह हमारा एनवायरनमेंट में हम सेट हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, बहुत बड़ा इश्यू है ये। मेरे ख्याल अभी टाइम लगेगा इसमें, हमको बहुत जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि कई देशों का, जैसे एम्बेसडर मल्होत्रा जी ने कहा है कि बहुत चीजें देखना है कि यूरोपियन कंट्रीज कैसे आएंगी, अमेरिका कैसे आएगा, पूरे जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को देख के एनालाइज करके इंडिया लेगी, और इंडिया डिसीजन ले रहे हैं। जी, मैं एक दर्शकों से भी बात कहना चाहूंगा कि आमतौर पर देखिए, सरकार को जो करना है, सेना को जो करना है वो कर रहे हैं। कई बार आप सोचते हैं, कई बार मुझसे भी पूछते हैं सवाल सोशल मीडिया पर कि भाई क्यों आप इस पर इतनी बात कर रहे हैं। तो ये जो फर्जी खबरें आप लोग कई बार शेयर कर देते हैं या उसके झांसे, ऐसे एक्सपर्ट्स को सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उन बारीक बिंदुओं पर भी जानकारी रखें। नहीं तो फिर पाकिस्तान के नैरेटिव और झूठे प्रोपेगेंडा और हमारे यहाँ में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर आप सोशल मीडिया के भरोसे रह जाएंगे। तो वहाँ पर एक हार को जो इतनी बुरी तरह से कमर तोड़ी गई, उसको जीत की तरह परोसा गया और उस पर वाहवाही और खूब जश्न का माहौल जो है वो पाकिस्तान में बन गया।
और ये एक बड़ी खतरनाक अवस्था होती है, क्योंकि वहाँ बुरी तरह से टूट हो गई और वहाँ की जनता को बरगला लिया गया। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है समझना बारीक बिंदुओं को कि इमोशंस ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन वर्तमान स्थितियाँ क्या है, भारत किस तरीके से रक्षात्मक रूप से हो या स्ट्रैटेजिक तौर पर हो, डिप्लोमेटिक तौर पर हो, एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है जहाँ पर वो कभी भी न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों पर दबाव बना सकता है। अश्विनी जी, अब आप बताइए मुझे पीओके पर आपकी राय क्या है, वर्तमान स्थितियां क्या हैं, पीओके, बलूचिस्तान, ये दोनों मुद्दे क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यदि हाँ तो कैसे, और भारत का इंटरवेंशन इसमें? देखिए प्रवीण जी, बलूचिस्तान जो है, और रादर लेट मी पुट इट दिस वे, ये बहुत साल तक हमारी डिप्लोमेसी में एक त्रुटि रही है कि अनस्टेबल पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए जो है खतरे का सबब है। बट इट इज़ ऑन द कॉन्ट्री। आपके देश में, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, स्टेबिलिटी इन इंडिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाकिस्तान कितना अनस्टेबल हो। और अभी जो बिल्कुल फर्टाइल ग्राउंड है वहाँ अनस्टेबिलिटी का, वो है आपका बलूचिस्तान और सिंध। बलूचिस्तान में मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि कल जो है भारतीय आर्मी को हमको वहाँ पे चढ़ाई करके हमें वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड रखना है, वो मैं कतई नहीं बोल रहा हूँ। बट बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं वो जो अब वो आम जो है बिल्कुल पका है, वो वहाँ अब सिनेरियोज़ बिल्कुल मुफीद हैं वहाँ पे जो है हम अपनी इंटरफेरेंस करें। पाकिस्तान जो है कश्मीर में डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है। आज चाइना का आपने बयान जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के मामले में, तो उनका किसने क्या बिगाड़ दिया? देखिए, बलूचिस्तान में जो सबसे इंटरेस्टेड पार्टी है वो है यूएस, और खाली आपको उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा कि यूएस का जो वहाँ पे फुट होल्ड पाकिस्तान में जितना अभी है उससे ज़्यादा रहेगा, ताकि वो उनका ईरान और अफगानिस्तान जो है उनकी जो है वहाँ पे एक्सेस और एंट्री और जो उनका दबदबा है वो बना रहे। दैट इज़ इट। जो ही आपने वहाँ से यूएस ऑन बोर्ड लिया, ऑल दैट यू नीड टू गिव देम इज़ डिप्लोमेटिक, मॉरल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। और एक बार बलूचिस्तान गया तो ये ग्वादर, ये जो सीपैक की जो है, आप रीढ़ की हड्डी तोड़ दोगे। उसके बाद चाइना का पीओके में जो इन्वॉल्वमेंट है या जो उसका स्किन इन द गेम है पीओके में, वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड होता है। और उसके बाद चीन का पीओके में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट या कोई फ़ायदा उसमें नहीं है। बट जब तक ग्वादर है, जब तक उनकी वो सीपैक की लाइफलाइन है, तब तक आपका पीओके भी आपका चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है। तो इसलिए जब पहले के ज़माने में जब एक किले को घेरा जाता था तो कभी भी आप फ्रंट जो है आपका द्वार से आप हमला नहीं करते थे, हमेशा जो किले की एक घेराबंदी होती। तो बलूचिस्तान और सिंध जो है वो आपका पीओके का रास्ता बलूचिस्तान और सिंध होके जाता है, भले ही थोड़ा घूम के जा रहा है, बट वो आपका वो किले की घेराबंदी है। और दूसरा, जितना पाकिस्तान को आप ऑन द बॉयल रखेंगे उतने आपके इंडिया में जो है हमारे घर में जो है शांति रहेगी। और एक और चीज़, अभी जो पिछले कमर जावेद बाजवा जब आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, वो यूएस के इंटरफेरेंस से उसने हमारे हाथ पैर जोड़ के उसने एलओसी पे जो है एक सीज फायर करवाया था। उसका रीज़न यही था बिकॉज उनको अपनी जो आर्मी है, अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वहाँ से निकाल के, बिकॉज उनसे सिंध और बलूचिस्तान नहीं संभल रहा था। तो जितनी देर आप यहाँ पे वो सांप की पूंछ के ऊपर जितना हल्का सा पैर जो हमेशा रखेंगे, सो दैट आपको उनको एलओसी से उनका छुटकारा नहीं, आपको यू हैव टू कीप एलओसी हॉट, अब उसका टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, वो समय और गति के हिसाब से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, बट उसकी दर्जे हरारत जो है ना वो बनी रहनी चाहिए, ताकि आपका जो है बलूचिस्तान और सिंध में जो है अंदर से पाकिस्तान खोखला होगा। अभी भी जंग के बीच में एक दिन के 24 घंटे के बाद वो बीक का कटोरा लेके आईएमएफ के पास गए थे। और आईएमएफ का मुझे नहीं लगता कितने लोगों को ये पता है, एक्चुअली वो दैट इज नॉट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो दैट इज इस्लामिक माफिया फंड। वो जहां पर भी यूएस को अपनी वो बात मनमानी होती है और जो गिरारी कसनी होती है अपने स्टेट्स में, वहां पे उनके थ्रू जो है वो अपनी जो है वो उनके बीक के कटोरे में उस अकाउंट से जो है चार रोटियां जो है, 4 बोटियां जो है वो डाली जाती हैं। तो इसलिए हमें उस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, बड़ा होना और बड़ा दिखाना और दिखना,
ये दो अलग चीज़ें हैं। ये इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने एक आई यूज्ड टू वॉच इन ऑ कि हम सुनते थे कि इजराइल के पास जो है जो उनकी जो म्यूनिक बॉम्ब जो वो हुई थी, हत्याएं हुई थी जो उनके प्लेयर्स की, आतंकी घटना कैसे उन्होंने अगले 30 साल तक हंट डाउन करके उन टेररिस्ट को मारा। क्या हमने वो रेप्लिकेट नहीं करा है? क्या जैश ए मोहम्मद और एलईटी को हमने अभी इतने सालों बाद नहीं किया? दैट इज आवर प्रोवेस, वो पावर हम में है। दूसरा आपका जो आयरन डोम, मतलब हम तो बड़े ऑ में देखते थे यार, ऐसा डिफेंस स्टेट जिनको जहां की इतनी सिक्योरिटी, एक शील्ड बना रखा है। हमारे अभी S-400 तो चलो हमने चाइना से रशिया से हमने इंपोर्ट किया है, बट उससे ज्यादा हमारा आकाश इंडिजिनियस बिल्ट जो है शील्ड सिस्टम। तो ये हमारी भारत की जो वो दशा वही हनुमान जी के जैसे है कि हमें किसी ना किसी को याद दिलाना पड़ता है हमारी शक्ति के बारे में कि भाई हमारी प्रोवेस क्या है। तो हम आज उस नहजे पे हैं। जी, तिवारी सर भी शायद उस डिस्कशन में थे और हम बात कर रहे थे कि भारत ये जो हुआ, जो कुछ भी हुआ है, इसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सिद्ध कर दिया है कि अमेरिका, इजराइल ऐसी एक दो बड़ी ताकतों की तरह भारत भी दुनिया की वो बड़ी ताकत है जो अपनी रक्षा खतरनाक से खतरनाक परिस्थितियों में भी कर सकता है और हमले के लिए भी अपनी ताकत जो है भारत ने स्ट्रैटेजिकली दुनिया में वो मकाम हासिल कर लिया, या ये बता दिया है कि हमारी सैन्य शक्तियां क्या है। तिवारी सर मैं आता हूं, लेकिन एक बड़ा जुड़ता हुआ सवाल है जो मेरे मन में बड़ी देर से चल रहा है और अचल सर से वो मैं जानना चाहता हूं कि सर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले यार ऐसा लगता था कि भारत के यही हैं, मतलब ये असली इंडियन ये बन गए हैं, ऐसी दोस्ती की पींगे बढ़ रही हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का जो जेस्चर है उसको लेकर मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप भारत के जो दर्शक हैं जो कुछ दिन पहले तक ये मान रहे थे कि हमारी दोस्ती का तो कोई सानी नहीं है, जय वीरू की दोस्ती देखने को मिल रही है, उसका क्या हुआ, या आपको लगता है वो अब भी बरकरार है? यहाँ पर अमेरिका की कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से ये स्टैंड हुआ है और आने वाले दिनों में अमेरिका एक अलग स्टैंड दिखाएगा? नहीं प्रवीण जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और इसका जो दायरा है बहुत बड़ा है। इसका जो आप बोलते हैं ना कैनवस बहुत बड़ा है, इसमें छोटी हरकतें होती रहती हैं, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर रहा, जो डोनाल्ड ट्रंप, उसको भी समझने की ज़रूरत है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाके अनाउंस किया, इसके पीछे क्या भावना है उसकी? कि जब से डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में आए हैं, उससे पहले भी, लेकिन खास तौर से 2.0 में वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं शांति दूत, अपने पीछे जो अपनी इमेज है वो शांति दूत की इमेज छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं पीस मेकर हूँ, मेरे होते हुए कोई अमेरिका ने लड़ाई शुरू नहीं की थी और मैं सब लड़ाइयाँ रुकवा दूंगा। अब ऐसे में जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रशिया यूक्रेन की वॉर तो भी फिलहाल रुकवा नहीं पाए और इजराइल को तो कह ही नहीं रहे कि वॉर रोको हमास के अगेंस्ट या हुतीस के अगेंस्ट या हिजबुल्लाह के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि वो सर्कमस्टांसेस का फ़ायदा उठा के क्रेडिट ले लें और अपनी एक इमेज बिल्डअप कर लें कि मैं, देखिए, मेरी अमेरिका की इंटरवेंशन के बाद, मीडिएशन के बाद ये पॉसिबल हुआ, नहीं तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी। अब हुआ क्या, हकीकत क्या हुई, ये तो मुझे लगता काफ़ी समय लगेगा मिनट टू मिनट डिटेल्स बाहर आने में। जी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से ये हुआ कि जैसे हमारे विदेश मंत्री बाकी पूरी दुनिया के जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, सबके साथ उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे थे, पूरी ब्रीफिंग दे रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जी सर। और इसमें ये लोग भी इन्वॉल्व थे, अमेरिकन भी इधर से उधर से इधर फोन कर रहे थे। 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हम इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। जेडी वांस बोलते हैं कि दिस नन ऑफ आवर बिजनेस। और सबसे जो मुझे जो बात खटकी है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट में,
वो पाकिस्तान और इंडिया को इक्वेट कर रहा है। हाँ, तो ये क्रेडिट की लड़ाई थी और खटकी है, ये दो बातें मैं आपकी लेता हूं। तिवारी सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन बहुत माफी चाहता हूं, समय समाप्त हो गया है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और अगले कार्यक्रम में हम जरूर, क्योंकि इस पर डिस्कशन आगे होते रहेंगे, लेकिन अचल सर ने आज कुछ पॉइंट दे दिए हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की बात का खटकना और उनके अपने हित होना, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें समझ में आती। लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारत ने ना कभी किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त की है, ना आगे करेगा। भारत की अपनी पॉलिसी है, भारत की अपनी डिप्लोमेसी है। भारत जो भी कदम उठाता है वो किसी के दबाव में नहीं उठाता है। वो ठीक है, जैसे जितने दोस्ती यारी को तवज्जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं ना, उतना ही हम भी देते हैं। हम अपने हित जानते हैं और अपने प्रोज एंड कॉन्स जो अभी अचल सर ने भी कहा है, उनको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अश्विनी जी आपका धन्यवाद, सूर्य प्रकाश तिवारी जी आपका धन्यवाद, अचल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस बड़ी खबर पर पल पल का अपडेट भारत एक्सप्रेस पर जारी है।